नमस्कार। आज बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, भारत का एक बहुत ही पुराना और शायद सबसे जरूरी इकोसिस्टम। हाल ही में इससे जुड़ा एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, कैसे एक छोटे से एक टेक्निकल चेंज ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, और ये भी देखेंगे कि कैसे भारत का भविष्य इस प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हाल ही में नॉर्थ इंडिया में हुए बड़े बड़े प्रोटेस्ट के सेंटर में था। सवाल ये है कि क्या भारत की राजधानी दिल्ली एक रेगिस्तान बन सकती है? अब सुनने में ये बात बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन यही वो सवाल है, यही वो डर है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। अब उस सवाल का जवाब वो छिपा है अरावली पर्वत श्रृंखला में। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ कोई पहाड़ों की लाइन नहीं है, ये असल में एक हरी भरी कुदरती दीवार है। एक ऐसी दीवार जो लाखों करोड़ों लोगों को थार रेगिस्तान की बढ़ती हुई रेत से बचाती है। तो सवाल उठता है कि इतने जरूरी इकोसिस्टम पर आखिर खतरा आया कहां से, क्या हुआ था? असल में ये सारा बवाल शुरू हुआ केंद्र सरकार के एक छोटे से एक टेक्निकल चेंज के प्रस्ताव से। सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर था नहीं। हुआ ये कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अरावली के लिए एक नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन का सुझाव दिया। इसे 100 मीटर रूल कहा गया। अब इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। और इसका नतीजा ये कि जो छोटी पहाड़ियां थीं वो कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो जाती और फिर वो माइनिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए, सबके लिए खुल जाती। और इसका असर वो कोई छोटा मोटा नहीं होता, असर बहुत बड़ा और फौरन होता। सोचिए, जैसे ही ये नियम लागू होता, अरावली रेंज का लगभग 70% हिस्सा, 70% उससे कानूनी सुरक्षा का जो कवच था वो हट जाता और वो सीधा माइनिंग के खतरे की जद में आ जाता। और बात सिर्फ दूर दराज की अनजान पहाड़ियों की नहीं थी। नहीं, इस नियम का असर तो उन जगहों पर भी पड़ना था जो हमारी संस्कृति के लिए, हमारी आस्था के लिए बहुत अहम है, जैसे कि ब्रज में गोवर्धन पर्वत। आप जानते ही हैं लाखों लोगों के लिए वो कितना पवित्र तीर्थ स्थल है, वो भी इस नियम के तहत खतरे में आ जाता। तो सवाल ये है कि आखिर इस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा भी खोना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्यों इतना हंगामा मचा? वजह ये है कि अरावली ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इतनी पुरानी कि इसके आगे तो हिमालय भी एक बच्चा लगता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी प्राचीन और महत्वपूर्ण है। और ये प्राचीन श्रृंखला एक बहुत बड़ी कुदरती दीवार की तरह खड़ी है। गुजरात से शुरू होकर हरियाणा तक पूरे 700 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है ये। पर ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हर साल पर हेक्टेयर लगभग 20 लाख लीटर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, जमीन के अंदर पानी वापस पहुंचाती है उन इलाकों के लिए जहां पानी की इतनी कमी है। ये किसी वरदान से कम नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा है। अरावली जो है ना, वो थार रेगिस्तान के खिलाफ एक ग्रीन लंग की तरह काम करती है, एक ढाल की तरह। ये दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सब इलाकों को रेगिस्तान बनने से रोकने में मदद करती है। तो जब दांव पे इतना कुछ लगा हो तो जाहिर है लोग चुप नहीं बैठेंगे, और वही हुआ। लोगों का जो रिएक्शन था वो बहुत तेज था, बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो हुआ क्या? इसका सीक्वेंस बड़ा सीधा सा है। सरकार ने 100 मीटर रूल का प्रस्ताव रखा। इसके जवाब में पूरे नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और इन प्रदर्शनों का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार को अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा। और प्रदर्शनों में लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था, चेतावनियां दी जा रही थीं। जैसे एक आवाज ये उठी कि अगर सरकार ये वापस नहीं लेती तो हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। सरकार को किसान आंदोलन याद रखना चाहिए। साफ धमकी थी कि ये लड़ाई बहुत बड़ी और लंबी चलेगी। वहीं जो एक्सपर्ट्स थे वो इसके लंबे समय के खतरों को समझा रहे थे। एक एक्सपर्ट ने कहा कि ये नई परिभाषा लगभग 90% अरावली को खत्म करने का रास्ता खोल देगी।
पहले माइनिंग के लिए और बाद में रियल एस्टेट के लिए। और इसका नतीजा क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों के लिए खराब हवा, खराब पानी और खराब माहौल। और फिर इस लड़ाई में राजनीति भी खूब हुई। इसे पर्यावरण बचाने वालों और कॉर्पोरेट हितों के बीच की जंग की तरह दिखाया गया। एक तरफ से आवाज आई कि हमारी राजनीति पर्यावरण को बचाने की है, उनकी राजनीति सब कुछ माइनिंग और रियल एस्टेट माफिया को बेचने की है। तो जाहिर है हर पक्ष दूसरे पर अपने फायदे के लिए काम करने का इल्जाम लगा रहा था। तो लोगों का इतना बड़ा विरोध हुआ, सरकार ने यू टर्न भी ले लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद इस मामले में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। तो जैसा हमने देखा, जनता के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने वो 100 मीटर रूल तो वापस लिया ही, साथ ही नए माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और तो और ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी। मतलब बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का प्लान। ये दिखाता है कि लोगों की आवाज में कितनी ताकत होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 3 जजों की एक स्पेशल बेंच बनाई और फिर एक साइंटिफिक टीम बनाने का आदेश दिया, ताकि अरावली को बचाने के लिए एक पक्का साइंटिफिक प्लान बनाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक ये साइंटिफिक रिपोर्ट पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की नई माइनिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन कहानी में एक लेकिन अभी भी है। जो सोर्सेज हैं वो ये भी साफ करते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है, और वो है इल्लीगल माइनिंग, यानी अवैध खनन। इसे रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसकी वजह से अरावली को बचाने की सारी कोशिशों पर पानी फिर सकता है। और बस यहीं आकर हम एक बहुत जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। अरावली को फिलहाल के लिए एक राहत तो मिल गई है, ये बात सही है, पर क्या वो सच में सुरक्षित है? क्या ये जो टेम्पररी राहत है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन में बदल पाएगी, या फिर इस प्राचीन संरक्षक का भविष्य अभी भी धुंधला ही रहेगा? खैर, इसका जवाब तो शायद